1990s के टाइम पर इंडिया में 25,000 से ज्यादा सिनेमा थिएटर्स थे, लेकिन आज वो केवल 11,000 बचे। 20,000 से ज्यादा सिनेमा थिएटर्स बंद हो गए पिछले 30 सालों में और केवल कुछ ही नए ओपन हुए। अगर हम इसे कंपेयर करें चाइना से, तो उस समय चाइना में 2,000 से भी कम थिएटर्स थे, लेकिन आज ये नंबर 90,000 है। चाइना में सिनेमा की ग्रोथ हुई, लेकिन इंडिया में लगातार सिनेमा हॉल्स बंद होते जा रहे हैं। आज़ादी मिलने से पहले भी दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाली नॉन इंग्लिश फिल्म्स में इंडिया टॉप पर हुआ करता था। हमारे देश में गरीबी बहुत थी, लेकिन फिर भी हमारी फिल्में 30 करोड़ से ज़्यादा टिकट्स बेच देते थे। इतना तो आज का हॉलीवुड भी नहीं बेच पाता। कैन यू इमेजिन, हम वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करते थे और हमारी मूवीज दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाती थी नॉन इंग्लिश फिल्म्स के कैटेगरी में। लेकिन टाइम के साथ 1980s आते आते इंडिया इस लिस्ट से मानो गायब ही हो जाता है। आखिर क्या हुआ था 1980s में कि एक टाइम पर वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट करने वाला इंडियन सिनेमा आज दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। We have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience. You face जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला इंडियन सिनेमा के डेथ का रीजन है हमारे खुद के फिल्म इंडस्ट्रीज। ईयर 1913, दादा साहेब फाल्के ने राजा हरीशचंद्र नाम से इंडिया की फर्स्ट मूवी रिलीज की, जिससे आज के बॉलीवुड की फाउंडेशन तैयार हुई। दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ हिंदी सिनेमा कहा जाता है। दूसरी तरफ आर.वी. नायडू ने साउथ इंडिया का फर्स्ट सिनेमा थिएटर ओपन किया चेन्नई में, जिन्हें आज फादर ऑफ तेलुगु सिनेमा कहते हैं। लेटर ऑन यही दोनों अनऑफिशियली कॉल्ड बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडिया के सबसे बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज बनने वाले थे। उस जमाने में जब हमारे पास बजट नहीं था एंड ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज बनती थी, वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड के पास कलर वाले कैमरास आ चुके थे। अगर हम उस समय के हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट देखें तो कुछ ऐसी फिल्म्स मिलती थी, जैसे मदर इंडिया जो ऑस्कर अवार्ड में रनर अप थी, पाथेर पांचाली जिसकी तारीफ हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर्स तक करते हैं। The first film that I really saw about India was Pather Panchali. It brought me to learn about the rest of the world. मुगल आजम जैसी फिल्म जो न केवल कमर्शियली ब्लॉकबस्टर थी बल्कि वर्ल्ड क्लास सिनेमा में इसे गिना जाता था। लेकिन आज की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में कुछ ही ऐसी मूवीज है जिसमें जेन्युइन स्टोरी आपको दिखेगी। उस टाइम पे हमारे पास सब कुछ था, टैलेंटेड एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड स्टोरी राइटर्स। हमारे पास कमी थी तो केवल एक चीज की, वो था पैसा। सबको लगा कि अगर इंडियन सिनेमा को ज्यादा बजट मिल जाए तो शायद हम डायरेक्टली हॉलीवुड को कंपटीशन दे पाएंगे, और ऐसा हुआ भी। जगह जगह नए नए सिनेमा हॉल्स खुलने लगे, ऑडियंस बढ़ी, टिकट खरीदने वाले लोग बढ़े और फिल्मों का बजट भी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही बढ़ता हुआ बजट इंडियन सिनेमा के डेथ का सबसे बड़ा रीजन बनने वाला था, और ये क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज बनाने वाली इंडस्ट्री केवल मसाला और सेंसलेस सिनेमा में तब्दील हो जाएगी। उस रेस का सिकंदर मैं हूं। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स के टाइम पर ज्यादातर फिल्म मेकर्स जो मूवीज बनाते थे वो अपना खुद का पैसा फिल्म में लगाते थे, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो लोन लेकर या अपनी प्रॉपर्टी बेचकर या गिरवी रखकर फिल्म के लिए बजट का बंदोबस्त करते थे, जिससे फिल्म मेकर्स पर एक प्रेशर होता था कि अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी तो सिनेमा हॉल्स में नहीं चलेगी और हमारा गिरवी रखा हुआ घर जमीन हम खो देंगे। यही रीजन था कि उस समय फिल्म मेकर्स काफी मन लगा के काम करते थे, क्योंकि उनका खुद का पैसा रिस्क पर होता था। इसके आप कई एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे राज कपूर ने मेरा नाम जोकर को बनाने के लिए काफी फाइनेंशियल रिस्क लिया था। इस मूवी को IMDb पर अच्छी रेटिंग भी मिली और रोटेन टोमेटोज पर आज भी अच्छा स्कोर है। इसी का एक नया एग्जांपल है तुम्बाड़ फिल्म, जिसे सोहम शाह ने अपना घर बेचकर बनाया था। सोहम शाह को इस फिल्म को बनाने में 7 साल का टाइम लग गया था, और इनकी पूरी टीम की इसी मेहनत की वजह से तुम्बाड़ को इंडियन सिनेमा का सबसे अंडररेटेड मास्टरपीस में गिना जाता है। आगे चल के जैसे जैसे प्रोडक्शन हाउसेस खुलते गए, वैसे ही फिल्म मेकर्स का फिल्म बनाने की ओर मन थोड़ा कम होता गया, क्योंकि उनका खुद का पैसा रिस्क पर नहीं लग रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स के टाइम पर एक से एक स्टोरी ड्रिवन मूवीज रिलीज हो रही थी, और फिर आया साल 1940 और यहाँ से लेके 1960s तक के एरा को इंडियन सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है। I would say प्यासा, then there was Bandit Queen, साहिब बीवी गुलाम।
इस दौरान एक से एक ऐसी मूवीज रिलीज हुई जिसने पूरी दुनिया को इंडियन सिनेमा का पोटेंशियल दिखाया। और यही वो दौर था जब हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज रिलीज हो रही थी, जैसे अपू ट्रायोलॉजी जिसमें पाथेर पांचाली और अपूर संसार जैसी फिल्में शामिल थी, जिसकी तारीफ करते हुए हॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आपको दिखे जाएंगे। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जिसको हॉलीवुड के सबसे बेस्ट फिल्म मेकर्स में गिना जाता है, जिसका ये मीम आपने देखा ही होगा। उन्होंने इसी अपू ट्रायोलॉजी के मेकर सत्यजीत रे की मूवीज अपने पास रीस्टोर करके रखी है। 640 films that have been restored and preserved. Pate Panchali by Sajid Ray. इससे आप समझ सकते हो कि उस समय इंडियन सिनेमा कितने पीक पर था। 1940s से 60s का एरा सच में एक गोल्डन एरा था। लेकिन धीरे धीरे फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स ने नोटिस करना शुरू किया कि लोग तो सिनेमा हॉल्स में उन्हें देखते हैं, फिल्म एक्चुअल में जिसने लिखा है, जिसने डायरेक्ट किया है, सिनेमेटोग्राफर कौन है, उसे तो कोई जानता ही नहीं। और यहीं से राइज हुआ स्टार कल्चर का, जिसने सिनेमा को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो, प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून। स्टार कल्चर के आने से एक फॉर्मूला सा बन गया था कि मूवी में एक बड़ा स्टार लेना है, एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस लेनी है और फिल्म पर कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। उस एक सुपरस्टार को देखने लोग सिनेमा में जरूर आएंगे और ऐसा ही हुआ। राजेश खन्ना को इंडियन सिनेमा का फर्स्ट सुपरस्टार कहा जाता है। इनका स्टारडम उस समय इस लेवल का था जिसके सामने आज के शाहरुख खान भी कम लगने लगे। लड़कियां उनकी तस्वीर से शादी कर लेती थी, उनके नाम का सिंदूर लगाती थी, यहाँ तक कि उनके गाड़ी के आगे लेट जाती थी। इवन कई आर्टिकल्स में तो ये भी लिखा गया है कि राजेश खन्ना ने उनके नाम पर एक भिखारी को भीख मांगते तक देखा है। इसके अलावा इनके कुछ फेमस डायलॉग्स आपने भी सुने होंगे। पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते, आई हेट टीयर्स। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना ने एक के बाद एक लगातार 15 हिट फिल्में दी थी। फिर चाहे फिल्म अच्छी हो या ना हो, फिल्म हिट हो रही थी। एक स्टार की पावर क्या है ये फिल्म मेकर्स को साफ साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे इंडस्ट्री में कई सारे और स्टार्स उभर के सामने आने लगे। इस स्टारडम की वजह से फिल्म मेकर्स ने मेहनत करना जैसे छोड़ ही दिया था और सब ने केवल इस स्टार फॉर्मूला पर अपनी फिल्म हिट करवाना सीख लिया। और ये पहला कारण बना इंडियन सिनेमा के डेथ का। लेकिन स्टार कल्चर होने के बावजूद आज भी कुछ फिल्म मेकर्स थे जो केवल पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन के लिए काम करते थे और अच्छी फिल्म्स बनाने पे बिलीव रखते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद इंडस्ट्री कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ने लगी, जहां प्रोडक्शन हाउसेस फिल्म बनाने के लिए मेन स्ट्रीम हो गई। कई बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस खुले, जैसे राज कपूर का RK फिल्म्स, BR चोपड़ा का BR फिल्म्स और भी बहुत सारे हाउसेस। इससे दिक्कत ये हुई कि अब जितने भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स थे उनको प्रोडक्शन हाउसेस कंट्रोल करने लगे। उनको कहा जाता था कि चाहे एक्टर इस रोल के लिए परफेक्ट हो या ना हो, उसे फिल्म में लेना ही है, बिकॉज ही इज द सुपरस्टार। पब्लिक इसे ही देखने आएगी, जरूरत हो या ना हो, लेकिन फिल्म में गाने होने चाहिए ताकि बाद में गाने पॉपुलर होने पर लोग फिल्म की DVD भी खरीदें, एंड सो ऑन। इन सब कारणों से जो फिल्में एक समय पर आर्ट और डायरेक्शन के नजरिए से देखी जाती थी, वो आज केवल पैसे छापने की मशीन बन गई थी। टाइम ऐसा आ गया था कि अब पब्लिक भी फिल्म में केवल स्टार्स को देखने जाया करती थी। इन स्टार्स की फीस भी इतनी ज्यादा होती थी कि कोई भी फिल्म मेकर इन्हें पर्सनल पैसों से अफोर्ड नहीं कर पाता था, जिससे उसे प्रोडक्शन हाउसेस में जाना ही पड़ता था। अगर फिल्म में स्टार नहीं होगा तो ऑडियंस नहीं आएगी। स्टार की फीस इतनी ज्यादा है कि आपको प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाना ही पड़ेगा, और अगर आप प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाओगे तो आपके हाथ बांध दिए जाएंगे, जिससे फिल्म मेकर्स एक लूप में फंस जाते थे और हर नई फिल्म एक फॉर्मूला फिल्म बन जाती थी। स्टार कल्चर का आना और प्रोडक्शन हाउसेस का फिल्म मेकर्स को कंट्रोल करना, यही दो रीजन थे जिससे इंडियन सिनेमा का ये गोल्डन एरा 1970s आते आते मानो खत्म ही हो गया। ये फॉर्मूला मूवीज देखकर लोगों का भी सिनेमा को लेकर इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा था और अब कम लोग फिल्में देखना पसंद कर रहे थे, जिससे वो इंडियन सिनेमा जो एक टाइम पर नॉन इंग्लिश फिल्म्स के कैटेगरी में टॉप पर हुआ करता था, पैसे कमाने और टिकट बेचने के मामले में वो अचानक से इस लिस्ट से गायब हो गया। और ये कहानी केवल बॉलीवुड की नहीं है बल्कि हर एक इंडस्ट्री की है, फिर चाहे वो तमिल हो, तेलुगु या बांग्ला या कोई भी रीजनल सिनेमा हो। 1990s आते आते फिल्म इतनी लो स्टैंडर्ड हो गई थी कि सबको पता होता था कि अगर फिल्म में अमरीश पुरी है तो वो पक्का विलन होगा, लड़का गरीब लड़की अमीर होगी जिसका बाप विलन होगा, वगैरह वगैरह। इन फॉर्मूला मूवीज को देखकर लोगों का फिल्म पर से इंटरेस्ट कम होता गया, ऑडियंस की कमी हुई और तभी से इंडिया में सिनेमा हॉल्स भी बंद होते गए। और 90s के एरा में जहां हमारे देश में 25,000 से ज्यादा मूवी थिएटर्स थे, वहीं आज केवल 11,000 मूवी थिएटर्स
स्क्रीन बचे हैं, और ये भी नए मल्टीप्लेक्स हैं, ना कि वो सिंगल स्क्रीन थिएटर जो पहले हुआ करते थे। ऑडियंस फिल्म देखने आ नहीं रही है और अब प्रोडक्शन हाउसेस के पास प्रॉफिट कमाने का केवल एक ही तरीका था कि अगर ज्यादा लोग फिल्म देखने नहीं आ रहे हैं तो टिकट का प्राइस बढ़ा दो, कम सेल पर भी ज्यादा कमाई कर सकेंगे, जिससे वो सिनेमा जो एक टाइम पर फैमिली एंटरटेनमेंट का सोर्स था वो आज एक प्रीमियम सर्विस जैसा फील देता है बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस टिकट्स। इंडिया में मल्टीप्लेक्स का सबसे बड़ा चेन PVR आइनॉक्स का है, जो आपको अंदर जाते ही प्रीमियम फील तो देती है, लेकिन साथ ही इसका टिकट प्राइस भी 250 रुपए से तो स्टार्ट होता है और ये प्राइस 500, 1000 या 3000 तक जा सकता है। टिकट्स महंगे होने की वजह से जो लोग हर हफ्ते अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाते थे वो आजकल 2-3 महीने में शायद ही कभी एक बार जाते हुए दिखाई देंगे। सिनेमा हॉल्स हफ्तों तक खाली रहते हैं और केवल तभी ऑडियंस आती है जब किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म आई हो। टिकट्स इतने महंगे हो चुके हैं कि भले हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हम लोग ये 30 करोड़ से ज्यादा टिकट्स बेचने वाले रिकॉर्ड शायद ही कभी तोड़ पाएंगे, जिससे आज के टाइम पे ना तो 1960s का वो गोल्डन एरा हमारे पास है और ना ही फिल्म में इंटरेस्टेड लोग।